आज हमारे साथ एक जाना माना चेहरा पाकिस्तान के शहर कराची से होते हुए आज वो विदेश इंग्लैंड में रहते हैं और उनकी बेबाकी, भारत की मिट्टी से उनका प्यार, यहाँ की जड़ों से उनका जुड़ा होना, सही को सही कहना, कातिल को कातिल कहना, कुरान की सही तफसीर करना, इन तमाम बातों की वजह से मुल्क पाकिस्तान से उनको पसंद नहीं किया गया। वहां के ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने बोला, वहां की आर्मी का जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है उसके खिलाफ बोला, और ऐसे हालात बने कि उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। और एक लंबे समय से आरिफ अजाकिया साहब इंग्लैंड में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में मैं समझता हूं आज वो इस वजह से पॉपुलर हैं क्योंकि जो बात यहाँ के हिंदू को कहनी चाहिए थी, जो बात यहाँ की मेजॉरिटी को कहनी चाहिए थी, पार्टीशन के बाद और भारत की सियासी लीडरों की वजह से उनके अंदर एक अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड है। तो हिंदू यहाँ कोई बात जो सच भी है, जो ठीक भी है, उसको कहने से कतराता है क्योंकि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म नाम की एक बीमारी है जिसके चलते आप किसी के गलत बात को गलत नहीं कह सकते और जो गलत लोग हैं उनको बर्दाश्त करना ही सेकुलरिज्म है। आरिफ अजाकिया साहब, हमारी आपकी जब इस प्रोग्राम को लेकर बात हुई थी उस वक्त तक बंगाल का ना तो रिजल्ट आया था, और बंगाल के रिजल्ट की तो खैर बात यह है कि डेट फिक्स थी, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है उसके बारे में किसी ने तवक्को ये नहीं की थी कि वहां ऐसे हालात बनेंगे कि आज बंगाल जो है ऐसा लगता है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के लीडरान के कहने पर शहीद सैयद सोहरावर्दी उनकी देखरेख में जो डायरेक्ट एक्शन में 11,500 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, स्टेट ने कराया। आज ऐसा लगता है लोगों को कि स्टेट की देखरेख में वहां उन तमाम लोगों को जो या तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे या उनके कार्यकर्ता थे या जिन्होंने वोट दिया, वहां जो हालात हैं पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं चाहता हूं इस पे आपका सबसे पहला ओपनिंग कमेंट क्या है आरिफ भाई? नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र जी। आपके प्लेटफॉर्म पे आना ही एक मेरे लिए सादत, एक ऑनर है। और सच बोलना हमने आपसे सीखा है। आप जिस तरह बेबाकी से बात करते हैं वो हम जैसे नए सिखाड़ू लोगों को मोटिवेशन देता है कि हम भी सच बोलें। मुझ पे इल्ज़ाम लगता है कि मैं हिंदुओं की चमचागिरी करता हूँ और इसलिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो इस चमचागिरी का कोई रिवॉर्ड भी तो हो ना। कोई बगैर रिवॉर्ड के तो कोई किसी की चमचागिरी नहीं करता। 200-400 पाउंड अगर यूट्यूब से आ जाते हैं तो लंदन जैसे शहर में 200-400 पाउंड की क्या हैसियत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम कम्युनिटी ने दुनिया में बेशुमार जगहों पे मजालिम किए हैं, लेकिन जो जुल्म इन्होंने हिंदुस्तान पे ढाए हैं वो शायद कहीं और नहीं ढाए गए। कि दीगर जगह तो लोगों ने कन्वर्ट होके सरेंडर कर दिया और पूरे पूरे देश कन्वर्ट हो गए, लेकिन इस देश की जड़ें, इस सनातन की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि यहाँ पे ये वो लेवल पे कन्वर्जन ना कर सके कि पूरा देश मुसलमान हो जाता। और वो एक ज़ईफ हदीस का सहारा लेके जो गज़वा हिंद का इन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है, वो आपको कहीं ओरिजिनल जो मुसलमान है अरब उनमें नहीं मिलेगा। आपको ये कहीं इंडोनेशिया में, मलेशिया में गज़वा हिंद का पता भी नहीं है किसी को। ये शोशे अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत में छोड़े गए और फिर पाकिस्तान को इसी नज़रिए की बुनियाद पर बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस देश ने बहुत जुल्म उठाए हैं। आज आप बंगाल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो चप्पे चप्पे पे हो रहा है। जो बंगाल में आज हुआ वही बंगलोर में भी तो हुआ था, वही दिल्ली में भी तो हुआ था, वही केरला में रोज की बुनियाद पे हो रहा है। तो ये इस देश की बदकिस्मती है कि यहाँ पे मुसलमान तो जुल्म करता है लेकिन हिंदू खामोश रहता है। और हिंदू आज भी अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठा रहा। उस पर हम बाद में आते हैं। बंगाल के हवाले से देखें, इलेक्शन से पहले तो नजर ये आ रहा था कि बीजेपी वहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करेगी और टीएमसी वहाँ पे अपनी मेजॉरिटी इतनी नहीं ला सकेगी।
हंग पार्लियामेंट की तो बात हो रही थी, लेकिन टीएमसी को 2/3 मेजोरिटी मिलने का कोई कहीं चांस नहीं था। लेकिन ये भी भारत का इतिहास रहा है कि मुसलमान इन्वेडर तो ईस्ट से आते रहे, लेकिन अंग्रेज इन्वेडर ने भारत में इन्वेजन किया था वेस्ट से, ईस्ट से किया था। मुसलमान तो वेस्ट से आते थे, अफगानिस्तान से, और इधर उधर सिंध इनका दरवाजा होता था। लेकिन अंग्रेज ने और जो यूरोपियन इन्वेडर्स आए वो शिपों के जरिए, तो उनके लिए भी आसान तो होता था कि बम्बई वगैरह से आते, लेकिन वो कलकत्ता से आए, वो बंगाल से आए। और उस जमाने में ये एक परसेप्शन था कि भारत को फतह करना है तो बंगाल को फतह कर लो। अब हम देख रहे थे कि जब इलेक्शंस में रैलियां निकलनी शुरू हुई और लाखों लोग मोदी जी और अमित शाह जी की रैलियों में जाने लगे, और एक हिंदू वोट पहली बार मैटर करने लगा स्टेट इलेक्शंस में, तो उस वक्त एक साजिश ने, मेरी नजर में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक साजिश ने जोर पकड़ा, एक इंटरनेशनल साजिश। क्योंकि आफ्टर ऑल भारत के अंदर जो भी होता है ना, उसमें इंटरनेशनल किरदार होता है। एक साजिश शुरू हुई जिसमें पहले तो कोरोना अचानक ही बहुत तेजी से बढ़ा, और जिसका कोई कहीं हिसाब किताब नहीं था। भारत ने बड़ा खूबसूरती से कंट्रोल कर लिया था, इस हद तक कंट्रोल कर लिया था कि दुनिया को सप्लाई जा रही थी दवाइयों की और वैक्सीनेशन की। लेकिन अचानक भारत में बढ़ता है। फिर हिंदू रिचुअल्स को टारगेट किया गया कि कुंभ मेले की वजह से हो रहा है, और हिंदू मंदिरों को और उनको टारगेट किया गया। फिर एक और जो बड़ी डेवलपमेंट आई वो ये है कि कांग्रेस हुई या लेफ्ट की पार्टियां हुई, वो वाइप आउट हो गई इस इलेक्शन में। ये कैसे हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन सब ने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि टीएमसी को आगे लाना है। क्यों? कि मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो टीएमसी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हम में इतनी टप्पड़ नहीं है कि हम मोदी का मुकाबला कर सकें। तो शायद ये हुआ कि सारा जो वोट था जो दूसरी पार्टियों का, वो सब टीएमसी को चला गया। ये ऐसे ही नहीं होता, ये पूरा एक सिस्टमेटिक काम हुआ है, और बीजेपी हारी नहीं है, बीजेपी को हराया गया। और ये चीज हमने इलेक्शंस के बाद देखी कि जो बीजेपी के वोटर थे उनको सजा दी गई, और उनको अभी तक सजा दी जा रही है। एक ऐसी पार्टी जो कि भारत में कई स्टेट्स में रूल कर रही है, सेंटर में मेजोरिटी के साथ रूल कर रही है, उस पार्टी के लोगों को सजा दी गई कि तुम लोगों ने कैंपेन क्यों चलाई, तुम लोगों ने वोट क्यों दिया बीजेपी को। इवन विनिंग कैंडिडेट्स तक के ऊपर हमले हुए हैं। इसको कुछ लोग तो वो इलेक्शन वायलेंस का नाम देते हैं। मैं समझता हूं कि जो हिंदू अपराइजिंग हुई है बंगाल में, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी दुर्गा पूजा के मौके पे और जय श्री राम कहने के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर हिंदुओं को टारगेट किया जाता था, और जिसकी बुनियाद पे एक हिंदुओं में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद इस इलेक्शन में बीजेपी रोल अदा कर सकेगी, और कुछ ऐसी पोजीशन आएगी बीजेपी की कि अगर वो इलेक्शन सीएम ना भी बना सके तो सीएम किसी और सीएम को सपोर्ट करके कोएलिशन गवर्नमेंट बन सकती थी। तो इन सारी सूरत हाल में जो हो रहा है, बाकी जेनोसाइड की अगर हम बात करें कि हिंदू जेनोसाइड, तो ये इलेक्शंस के बाद नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि वहां पे बेशुमार हिंदुओं का कत्ल इलेक्शन से पहले भी होता आया है। बंगाल और केरला की सूरत हाल सिमिलर है। हिंदुओं को हिंदू होने की सजा दी जा रही है, और मेरा ख्याल है कि इस हवाले से उंगली उठ रही है। खासतौर पे एक मुहिम चल पड़ी है, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, और मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। वो बता रहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि जिम्मेदारी मोदी जी की या बीजेपी की ही नहीं है, एक आम हिंदू की जिम्मेदारी ज्यादा है। जब तक हिंदू अपने हकूक के लिए खड़ा नहीं होगा, जब तक हिंदू अपोलोजेटिक रहेगा, तब तक बंगाल क्या पूरे हिंदुस्तान में खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल आएगी कि हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। मैं समझता हूं कि कुछ क्वार्टर से अब जाके आवाज उठनी शुरू हुई है, जो कि इनकरेजिंग तो है लेकिन नॉट इनफ। और आम हिंदू को, मैं नहीं कह रहा कि आप
नॉन हिंदूज को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। इंडिया सबका देश है, जो भी हिंदुस्तानी है चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, लेकिन कोएग्जिस्टेंस की बात हो, ये ना हो कि सुपीरियरिटी का हम मुसलमान हैं तो हमारा ही हक है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि कम्युनलिज्म की बात आती है, कहते हैं कि जी बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, ये है वो है। तो बिहार के इलेक्शन में जब अवैसी की पार्टी सारी मुसलमान सीटें ले गई तो किसी एक क्वार्टर से ये आवाज नहीं उठी कि वो कम्युनल है। आज मुसलमानों ने सारा का सारा वोट टीएमसी को दिया है, तो ये आवाज नहीं उठ रही कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है और इमेज है उसको जबरदस्ती टार्निश किया जाता है ये कह के कि ये कम्युनल है। तो फिर बीजेपी की भी जिम्मेदारी है कि अब वो अपीसमेंट को रोके, सबका विकास, सबका विश्वास, अब उसकी जरूरत नहीं रहती। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनको मान दें और उनके लिए कम से कम वो मेजॉरिटी है। ये कहीं नहीं होता दुनिया में कि आप माइनॉरिटी को खुश करने के लिए मेजॉरिटी को बलि का बकरा बनाते रहे। आफ्टर ऑल मेजॉरिटी ने बीजेपी को पूरे देश में वोट दिया है, तो बीजेपी जो अपने ये जो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो के इम्प्लीमेंटेशन का काम किया था, आर्टिकल 370 को खत्म करके, तो ट्रिपल तलाक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, वो फुल स्टॉप लग गया है। और इसके बाद कोई नया इम्प्लीमेंटेशन अपने मैनिफेस्टो जिसके लिए कि बीजेपी को सेंटर में मेजॉरिटी ने वोट दिया है, मैं समझता हूं अब उस पर काम करना चाहिए और इलेक्शंस पॉलिटिक्स से अब हट के बीजेपी को सोचना होगा।